नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका एक बार फिर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस कार्यक्रम 1 to 1 में। और आज आमने सामने की मुलाकात और सीधी बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक एमा जी के साथ। अशोक एमा जी ने अपना आज तक का जीवन शैक्षणिक संस्थाओं के साथ तो गुजारा ही है, लेकिन बहुत सारा शोध भी इन्होंने किया है। रिसर्च पेपर्स इनके इस लेवल के रहे हैं कि उन पर सरकार ने बहुत ज़्यादा गौर कर उनका यूज़ भी किया है। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर अशोक एमा के साथ। एमा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम 1 to 1 में। थैंक यू बुनिया जी, आपको यहाँ मुझे बुलाने के लिए। आप से सीधी बात करेंगे हम सर। हम आज बात करना चाहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, क्योंकि आप इतने दौर से शैक्षणिक संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आप जम्मू विश्वविद्यालय में भी बतौर प्रोफेसर काम कर चुके हैं। आज आप एक वाइस चांसलर के ओहदे पे हैं और हर जगह आप जाते हैं, हर जगह हर किसी प्रदेश का आप एजुकेशनल बैकग्राउंड और एजुकेशनल सिस्टम समझ पाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर का जो एजुकेशनल सेटअप है, यहाँ का जो एजुकेशनल प्रोसेसिंग है, ये अक्रॉस इंडिया किस लेवल पर हम देख सकते हैं? विंध्या जी, ऐसा है कि ये जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, पहले ये देखना पड़ेगा कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। जी, मतलब एवरीथिंग हैज़ टू हैव अ पर्पस। तो एजुकेशन तो एक मीडियम है। एग्जैक्टली। फॉर व्हाट? फॉर नेशन बिल्डिंग। जी, देखिए, एक जागरूक समाज के लिए एन एनलाइटेंड सोसाइटी रिक्वायर्स अ वेरी व्हाट यू कॉल एम्पावर्ड थिंकिंग माइंड्स। ओके। दैट इज फर्स्ट फंडामेंटल। नहीं तो एजुकेशन का क्या मतलब है? जी जी, कि एजुकेशन एक रिसोर्स बने फॉर इनोवेशन, फॉर न्यू नॉलेज, ताकि जो एज ए सोसाइटी व्हेन वी इवॉल्व नए पर्सपेक्टिव्स बनते हैं, नए कंट्रीज, इनका समाधान कहाँ से होगा? ठीक है। तो शिक्षा संस्थान के माध्यम से ही ये हमें देखना पड़ेगा कि जो फंडामेंटल पर्पस एजुकेशन का है, खास करके हायर एजुकेशन का, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का है, कि दे बिकम मीडियम ऑफ इनोवेशन, न्यू नॉलेज क्रिएशन। किसके लिए? डू यू थिंक दिस न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इज फुलफिलिंग ऑल दोस क्राइटेरिया? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप ये देखिए कि न्यू नॉलेज या जो इनोवेशन की बात है, इसकी एप्लीकेशन सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। सोसाइटी के लिए जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है और जो फ्यूचरिस्टिक ओरिएंटेशन है, इसके लिए एक पाथवे बने। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ये एजुकेशन का फंडामेंटल पर्पस है, कि दैट ह्यूमन माइंड। देखिए, पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड इन 2 terms, इकोनॉमिक टर्म्स एंड इंटेलेक्चुअल टर्म्स। एग्जैक्टली। So by and large, our understanding of prosperity is that if you have economic prosperity, that's it. But I think what's more important is the intellectual prosperity, enlightened society. जहालत और जज्बातियत में अगर फ़र्क करता है, वो सिर्फ एजुकेशन करता है। इस करके ये फंडामेंटल पर्पस है एजुकेशन का, दैट एक इवॉल्विंग, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बने, जिसमें एजुकेशन एक मीडिएटर बने to create new awareness, to create new knowledge, to create innovations which address to the present and futuristic needs. अब इंडियन कंटेक्स्ट में आप आइए, इंडियन कंटेक्स्ट में आप हैरान हो जाएंगे। नियरली 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, करीब करीब 50,000 डिग्री कॉलेजेस हैं, करीब करीब 16 लाख स्कूल्स हैं। स्कूल में करीब करीब 30 करोड़ के करीब बच्चे हैं। और अगर आप देखें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे करीब करीब 38 मिलियन स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस 29 स्टेट्स हैं। 19,000 लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। लैंग्वेजेस की बात आप कर रहे हैं सर, तो जो हमारी ये नई पॉलिसी है, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में ही होगी। बिल्कुल, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको उस सेटिंग में देखना पड़ेगा कि अभी जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट क्या है हमारा। अब JNK में आप देखिए, लद्दाख में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, वैली में अलग बोली जाती है, जम्मू में भी अगर आप 10 किलोमीटर आगे जाएँ तो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। सो हाउ डू यू रिकंसाइल and teaching learning methodology
which is applicable across the country in such a diverse. It can happen in Japan, it can happen in Germany. Language same है, culture same है, understanding comprehension same है, पर इंडिया जहाँ 19,000 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और आपको जान के हैरानगी होगी कि just about 20% people of these can understand about 20 languages, rest of them don't. So अगर जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो कौन सी पॉलिसी है जो डाइवर्सिटी है, जो ये डिफ्रेंसिएशंस हैं, इनको कैसे रिकंसाइल करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें चाहे बच्चा नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे डोडा में हो, उनके लिए एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बने। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है अभी तक। और अगर आपकी बात करें कि ये जो अभी की नई पॉलिसी आई है, ये इस काइंड ऑफ है पोखरान एक्सप्लोजन। एग्जैक्टली। आप मानिए क्योंकि ये आफ्टर और इसमें धुआं भी बहुत उठेगा। इस 34 years that a new education policy has for the first time trying to link primary school education to secondary school education to the college education to कहीं ना कहीं एक ब्रिजिंग हो रही है सब पूरे लेवल्स की, लिंकेज हो रही है। आप देखिए हमारी त्रासदी ये रही है कि स्कूल में क्या हो रहा है, प्राइमरी स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में नहीं पता, हायर सेकेंडरी स्कूल में क्या हो रहा है ये कॉलेज में नहीं पता, कॉलेज में क्या हो रहा है ये यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पता। तो अगर आप इसके मोटे मोटे से देखिए, ये जो ड्राफ्ट बना है अभी जो, इसमें आपको जान के हैरानगी होगी, इट हैज़ बीन ए वेरी वेरी कंसल्टेटिव अप्रोच टू फ्रेम दिस पॉलिसी। 2 लाख यहाँ मैं आपकी बात काटना चाहूँगी क्योंकि लोगों के अंदर एक बहुत बात ये फैल रही है कि कंसल्टेशन नहीं हुई बिफोर फ्रेमिंग दिस ड्राफ्ट। जी। तो किस तरह की कंसल्टेशन हुई है? 2 लाख सजेशंस आई हैं। ओके। 2 लाख कहाँ से ही? 2.5 लाख ग्राम पंचायत से, ओके, 6600 ब्लॉक से, 6000 अर्बन लोकल बॉडीज से और अक्रॉस 766 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके। वहाँ से करीब करीब 2 लाख सजेशंस आई हैं। सो दैट मीन्स ग्रास रूट से जो बेसिक नीड्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम है वो आ रही हैं, वहाँ की सजेशंस। द आइडिया वाज टू रिकंसाइल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स विद द फेल्ट नीड्स अक्रॉस द कंट्री। वो लोकल इंस्टीट्यूशंस पे क्या एक्सपेक्टेशंस है एजुकेशन के लिए, तो तभी जाके आप देखेंगे ये जो एजुकेशन पॉलिसी हुई है, इट हैज़ बीन मोर ऑफ ए कंसल्टेटिव, नॉट विद इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स बट अक्रॉस द कंट्री। आप खुद देखिए, जहाँ ये लोकल पंचायत से बताइए जी एजुकेशन में क्या होना चाहिए। अगर इस फ्रेमवर्क में आप ये देखें, क्या है इसके मेन ये है, ये पहले जैसे आपने बताया ये पंचायत लेवल पे आप, हाँ नहीं, अगर आप इस जनरल फ्रेमवर्क में देखें इस नई एजुकेशन पॉलिसी को, इट हैज़ रिप्लेस्ड 10+2 मैकेनिज्म विद 5+3+3+4। मतलब द आर्ग्यूमेंट इज दैट ए सिंगल कोड कैन नॉट फिट ऑल साइज। दैट हैज़ बीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। एक वो है, दूसरा जो GRE रेशो जो अभी हमारा है वो 2035 तक 50% होना चाहिए हर एजुकेशन में, और प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में 100% होना चाहिए। इसका आप रिलेट करिए कि पहले हमारा 1.7% GDP एजुकेशन पे खर्च होता था, विच हैज़ बीन नाउ रेज टू नियरली 7%, विच अ क्वांटम जंप। इतने रिसोर्सेज अवेलेबल करने के लिए टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ टीचिंग लर्निंग, नॉट इन द हायर एजुकेशन बट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी। काफ़ी देर से ये कहा जा रहा है जी, हाउ डू यू नो ए कंट्रीज करेक्टर? कंट्रीज करेक्टर इज नोन बाय द पीपल्स करेक्टर, और पीपल्स करेक्टर इज कहाँ पे फ्रेम होता है? लेबोरेटरी इज द स्कूल, प्राइमरी स्कूल। जो आप ये देख रहे, जो 30 करोड़ के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकी कैसे ओरिएंटेशन प्राइमरी स्कूल में होगी, वहीं जाके आप खुद देख लीजिए कि 8 साल तक बच्चे का जो क्रिएटिव माइंड है, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कैपेसिटीज़ डेवलप होती हैं। सर, अब मैं इसी बात से जोड़ती हूँ इस बात को कि 4 साल की उम्र से हमने अब नर्सरी में एडमिशन देनी है बच्चे को, तो क्या कहीं ना कहीं हम वापस वो पुराने ट्रेडिशनल स्कूलिंग की तरफ नहीं मुड़ रहे हैं? मैं उसी को आपको इलस्ट्रेट करूं जो 5+3+3+4 का है। देखिए, फर्स्ट 5 इयर्स में एक स्पेसिफिक फोकस है बच्चे पे। क्यों?
क्योंकि फर्स्ट 8 ईयर्स में ब्रेन डेवलप होता है, बेसिक इंटेलिजेंस डेवलप होती है, उसकी एबिलिटी डेवलप होती है, इट ब्लूम्स, इट हेल्प्स यू टू शार्पन हिज बेसिक टैलेंट, स्पेस पर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, और लास्ट में जो है अपनी मदर टंग में है। अब जब बच्चा है, आप देखिए यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो अभी मतलब दे आर 1 or 2 year old, दे डोंट स्पीक इन देयर मदर टंग। मैं आपको बताऊं, जहाँ वायर मदर टंग इज लॉस्ट, कल्चर इज लॉस्ट, कल्चर इज लॉस्ट, आइडेंटिटी इज लॉस्ट। और तो आप देखिए आजकल ये नया हुआ कि अभी बच्चा पैदा हो तो उसको अंग्रेजी में बात, व्हाट वुड ही कॉम्प्रीहेंड इन इंग्लिश एट द एज ऑफ 3? इट्स वेरी इजी टू फॉर हिम टू कॉम्प्रीहेंड in his own or her mother tongue. So first primary, तभी आप देखें 3 लैंग्वेज फार्मूला है, मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज है, एनी अदर लैंग्वेज है। लेकिन सर अगर मदर टंग में हमको स्कूलिंग में पढ़ाना है, स्कूल लेवल पे पढ़ाना है, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतना होना चाहिए, हमारे पास मदर टंग टीचर्स होने चाहिए। That will come. That's the idea. So it will take time to generate that kind of chunk of faculty. आप देखिए को ट्रांजिशन पीरियड तो देना पड़ेगा। Exactly. You don't build a Rome in a single day. इसी बात पे मैं इसलिए ये बात मैंने आप यहाँ पे जोड़ी, क्योंकि हम ये लोगों को समझना पड़ेगा कि एक ही रात में सारी चेंज नहीं हो जाएगी। We will have to be patient if we want this to succeed. मुझे लगता है जिस तरह का इन्होंने जीडीपी का जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेस देन 2% nearly 7% लाया, दैट मस्ट जनरेट लॉट ऑफ रिसोर्सेज एट द लोकल लेवल। और इसमें मुझे जो लगता है आपको देखेंगे, जैसा मुझे लग रहा है कि एक फाइनेंशियल डेवल्यूशन होगा पंचायत लेवल पे। तो पंचायत लेवल में जो ग्राम सभा है उन दे विल बी एम्पावर्ड टू recruit the basic resources who can teach in local mother tongue और local language। वो मुझे लगता है एक ट्रांजिशनल इंटरफेस इसमें आएगा। ये मैं आपको कह रहा था कि फर्स्ट 5 years में क्या है फोकस है, सेकंड 5 years में देखिए क्या फोकस है, फ्रॉम रोड रिगर टू फाइन रिगर। दैट इज़ द मेन एम्फोसिस जो आप प्रिपरेटरी स्टेज में, फंडामेंटल स्टेज में बच्चे को आप मदर टंग में कह रहे हो, हिज एब्जॉर्प्शन, कीननेस टू लर्न विल बी मच फास्ट। जो मदर कहेगी एकदम समझ आएगा। सो यू विल सी जो आप प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है, एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू स्किलिंग, इंटीग्रेटिंग बेसिक स्किल्स विद द वोकेशनल परस्यूट्स। क्या वजह है आप देखिए, मैं आपको बताऊँ माता वैष्णो देवी में 1 करोड़ के लोग टूरिस्ट आ रहे हैं। हैव वी बीन एबल टू ट्रांसलेट दैट इनटू एन एंटरप्रेन्योर परस्यूट फॉर यंग जनरेशन? क्या बेच रहे हैं हम उनको, आप बताइए। जो लोकल हमारा यहाँ का क्राफ्ट है, जो यहाँ की जो कोर स्ट्रेंथ्स है हमारे, या टूरिज्म है, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो एजुकेशन का ये है कि इससे आप देखिए मटेरियलिस्टिक हो गया है, वो हमारा वोकेशनल जो एक्चुअल हमारा लोकल है वो खत्म हो गया है। जो एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी को एनहांस ना कर पाए, हाँ, जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी से आपके कैरियर परस्यूट्स को ब्राइटन ना करे, या आपके लाइफ परस्यूट्स को एक बेटर ओकेजन ना दे, वो आप देखिए ना, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे JNK में देखिए क्या है, रहबरे तालीम है, रहबरे ज़राअत है, अब रहबरे वो स्पोर्ट्स भी है एक, मुझे लगता है। क्या है, बच्चा रहबरे तालीम में आपने बच्चा जो PhD कर रहा है 8,000 ले रहा है, 22-25 साल का होगा वो, अगर PhD करके रहबरे तालीम कर रहा है तो करीब 25-28 साल के लिए, मतलब 10 साल 35 जो उसका प्राइम यूथ है, प्राइम यूथ निकल गया, उसकी एनर्जी, दैट इज नॉन प्रोडक्टिव, ही इज बीइंग सब्सिडाइज्ड विद दिस। बताइए हाउ विल ही कंट्रीब्यूट? So do we want a generation of those people who have degrees but who don't have jobs? So I think this is the time where education, employability and entrepreneurship has been focused on. तभी आप देखिए प्रिपरेटरी स्टेज में आप कह रहे हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड विद व्हाट यू कॉल द फॉर्मल एजुकेशन, ताकि एक डिस्कशन बेस बने, एक एनालिसिस बेस विच इज़ एड्रेस टू द लोकल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ये देखिए आप जब मिडिल ईयर में आ रहे हैं, आप वहाँ पे देखिए जैसे अब एम्फोसिस है कि आपको कोडिंग स्किल्स दिया जाए, टेक्नोलॉजी स्किल्स दिया जाए, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ एडल्ट ईयर। तो इसमें बच्चा खुद अपना वो बनाएगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा, यू नो, यू हैव टू मेक देम इनोवेटिव टू थिंक। तो इसमें क्रिएटिविटी एनहांस, हाँ, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन आजकल देख रहे हैं, यहाँ पे भी कहीं कहीं आप देखिए उस बच्चे ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया।
तो ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट हमने इस मिडिल पाथ में इनको सर मैं इससे एक बात जोड़ना चाहती हूँ, ये जो हम ई लर्निंग की बात करते हैं, ये स्कूल लेवल पर आपको क्या लगता है कितनी कारगर साबित होगी? क्योंकि अभी तक टेक्सचुअल नॉलेज ही हम दे रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ते जा रहे हैं। ई लर्निंग और वर्चुअल लैब्स, इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए जैसे ये पेंडेमिक जैसा आज चल रहा है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 years के लिए यू विल हैव टू वर्क ऑन द वर्चुअल मोड। हमारी यूनिवर्सिटी में 95% इज ऑन द वर्चुअल मोड। आई थिंक दैट्स ए रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग गोइंग टू हैपन वेयर टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी मेड अवेलेबल टू इवन टू द प्राइमरी स्कूल लेवल। लेकिन कहीं ना कहीं वर्चुअल लर्निंग में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लर्निंग पैरामीटर जो है वो डिग्रेड हो रहा है? क्योंकि हाउ डज द टीचर मेक इट मैंडेटरी फॉर द चाइल्ड टू सिट देयर? क्योंकि कई बार हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स कीप देयर कैमराज ऑफ, टीचर्स आस्क द स्टूडेंट्स टू म्यूट देयर सेल्स, तो वो कहाँ जेन्युइनिटी रही? बच्चा लगाकर चला गया। नहीं, उसमें आपको बताऊं अभी ये टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इन द टीचिंग इज आल्सो एट अ वेरी रूडिमेंटरी लेवल। मैं आपको इन अदर वेज वी शुड से आर टीचर्स प्रिपेयर टू यूज दिस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट टीचिंग? उसमें मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक टीचर्स अक्रॉस प्राइमरी स्कूल्स, इवन इन यूनिवर्सिटीज टीचर्स आर गियर्ड अप टू यूज एक्सटेंसिवली द टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ टीचिंग। उसमें टाइम फ्रेम लगेगा। देखिए व्हाट यू कॉल दे वी नीड टू फोकस ऑन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। और ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस और जेन्युइनिटी ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी फॉर द यूनियन टेरिटरी इटसेल्फ अक्रॉस द कंट्री। अच्छा अब 4th ईयर जो आप कह रहे हैं सेकेंडरी में, देखिए उसमें क्या है फीचर्स, इसमें फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है। मतलब आप फर्स्ट ईयर में आए, फैमिली कंपल्शन से आप नहीं कर पाए तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। देन दिस इज आई थिंक अ बून फॉर ऑल दोस कैंडिडेट्स। ये नहीं कि 3 साल आपको करना ही करना, नहीं करेंगे तो फेल हो गए। इसमें आप फर्स्ट ईयर अगर आपने कर लिया और किसी इकोनॉमिक या फैमिली कंपल्शन से आप नहीं कर पाए, यू कैन ड्रॉप आउट, यू विल अर्न डिप्लोमा। देन इफ यू कम बैक इन सेकेंड ईयर you will complete it, you will have advanced diploma, and if you again drop out and come back within a reasonable time, and then 3rd year you earn a degree. So exit entry का रखा हुआ है, इससे facilitating point। आप देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि मैं देख रहा था कि इससे क्या कॉलेज लेवल पर ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? नहीं, मैं वही आपसे बताना चाहता था कि अभी प्राइमरी स्कूल में 90% के करीब जो एनरोलमेंट होती है, ये जाते जाते कॉलेज लेवल पे 60 या 70% पे आती है, और हायर एजुकेशन में जाते जाते 30% में है। सो देयर इज प्रैक्टिकली मोर देन 50% ड्रॉप आउट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू द हायर एजुकेशन। दिस एड्रेसेस टू दैट कि ड्रॉप आउट आपको 3 साल बांध के नहीं करना है, आप अपनी स्पेस लीजिए, आप अपनी पेस लीजिए, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर हायर एजुकेशन। और जो 4th ईयर इसमें आया हुआ है वो दैट इज फोकस्ड ऑन द रिसर्च। कौन सा, ये थ्योरेटिकल रिसर्च नहीं, which is an applicative essence। एक में एग्जाम्पल देखिए, हम सिस्मोग्राफिकल जोन में यहाँ है, 8-8 दिन यहाँ जो नेशनल हाईवे बंद रहती है। हैव वी रिसर्च्ड व्हाट कैन बी एन अल्टरनेट मैकेनिज्म टू अरेस्ट दिस? टनल्स तो बन गई, जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, जो यहाँ सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, रिसर्च शुड फोकस ऑन दैट। रिसर्च मीन्स दैट यू आर इंक्वायरिंग इनटू अ प्रॉब्लम विच मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अ solution, not kind of a repetitive narrative. Research loses its essence if it's a repetitive narrative. It needs to create, तभी मैंने आपसे पहले कहा, what is the purpose of education? Innovation and new knowledge. So 4th year में ये इस पे, तभी मैं आपसे कह रहा था। अच्छा, इसमें और कुछ prominent features हैं, आप देखिए कि ये जो 360 डिग्री असेसमेंट ऑफ बच्चे की होगी, उसमें मीन्स द only result is not the final result is not his parameter of evaluation, but his skill capabilities, his knowledge base, his cognitive base, his psychomotoric comprehension, ये दिस विल बी पार्ट ऑफ peer रिव्यू आएगा। इन अ वे वी कैन से कि ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर लागू करने वाले हैं इस पॉलिसी के। हाँ, बिल्कुल ठीक। और इसकी वजह से शायद कहीं इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है पर्टिकुलरली ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये कहीं ना कहीं जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को
कहीं ना कहीं सफाई या मैच कर पाएगा? अगर आप हमारे JNK की बात करें, देखिए एजुकेशन का क्या मतलब, आप डिग्री लीजिए और इन लाइन अप फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। एग्जैक्टली। that has been the primary That perspective will change. that perspective, आप देखिए जो मैं आपको कह रहा था, वो what you call diploma, advanced diploma degree, each level is linked with the market job. So what has happened, तीनों लेवलों पे अगर कॉलेज की बात करें आप, डिप्लोमा पे आपको क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, एडवांस डिप्लोमा में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, डिग्री पे आपको क्या, सो ऑल लेवल्स आर मार्क्ड विद द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़. So that is where a job creation argument will happen. But primarily I think what should happen, the entire focus now has to go back to an argument that education must create an entrepreneurial temper ecosystem in the society. आप देखिए जॉब मार्केट US में लीजिए, कहीं पे भी लीजिए, गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द लेबर फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स इन US? जस्ट अबाउट 3%. हमारे यहाँ देखिए इट्स मोर देन 30%. And government jobs alone do not drive the society. It's a human competence, it's a human enterprise which eventually drives the society. So the focus is building a competitive human resource in the country that can help in economic building as well as the intellectual building. A peace, prosperous society. Because conflict often occurs when there is a clash for the resources. And if you are not able to create, अब देखिए जहाँ demographic rate is higher than the economic growth rate, that creates a problem. You have more mouth to feed than the what you can produce. What can be the way forward? Number one, we need very strong capacity building of the teachers at primary and secondary school. Which is a must. Which is a must. And it should be done at a prior we must across from 10+2 level we must harness technology. अब क्योंकि इतने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, मैं आपको बताऊं, स्वयं प्रभा है, UGPG MOOCs कोर्सेज हैं, CEC UGC यूट्यूब चैनल्स है, NDL है, शोध गंगा है, ई पाठशाला है, ई कंटेंट कोर्सेज वेयर है, इतना अवेलेबल है. पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि दिस अ मोमेंटस change which has been brought after 34 years to give educated youth or those youth who are in the pursuit of education, that they develop a holistic understanding, not that defeat the purpose of education only for merely for jobs. We need people who are responsible citizens who become part of the developmental initiatives at the local level, at the regional level, at the national level. That's why I think we require an educated, empowered and knowledgeable youth. And this policy will cater to that. But you will have to give it a transitional phase till it becomes fully implementable and operational. ठीक. So ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो हायर एजुकेशन को मिलने वाला है, तो क्या कहीं इससे यंग जनरेशन में कंफ्यूजन तो नहीं पैदा होगा? No. क्योंकि ऐसा लोगों की मान्यता है कि शायद इससे बच्चों में, यंग जनरेशन में कंफ्यूजन हो जाए कि मेडिकल करना है तो वो फोकसिंग उसकी ख़त्म हो जाए और वो सिर्फ आर्ट की ओर चला जाए, म्यूज़िक के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दे. You see, you have to understand where does your heart and the talent lie. हमारे यहाँ वो, you know, we either work in the engineering or medicine. I have met lot of very successful doctors who say our heart is not in medicine. Met lot of engineers who say no, I didn't want to be an engineer. So how do you let your inner aspirations, talent to bloom? Is when you give these kind of packages. I have seen lot of persons US universities में who are doing medicine are equally reading anthropology, reading culture, reading history. You have to widen the horizon of your thinking and your mind. Exactly. Knowledge base. I can't be मतलब क्या कहते हैं कोल्लू के बैल की तरह. Like monotony of profession और monotony of education जो है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी इससे, और शायद psychologically youngsters को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा. मैं आज इसी human curiosity, human what you call चिंतन, what you call
Human curiosity is limitless. Exactly. The way you try to limit it to a certain segment means you are depriving him Depriving. to know something which is beyond that. Exactly. That's why it's very important when you give these kind of cafeteria approaches. You are enabling a man to enrich his understanding, knowledge, understanding of history, culture, society. That's very good for any society where you take pride in what you are about, rather than being, customized to a particular profession. Then you become a kind of a mechanical input into the system. But human beings, human mind is a liberated argument. You can't, you can stop a person, but you can't stop a man's thinking. So I think this policy addresses, it gives that enabling environment where your creativity, your ingenuity, your desire, your passion gets full chance to bloom. Okay. Other than, you see, we can't link education only to eating, profession. Obviously, when we talk of intellectualism, that means we have to give vent to our inner feelings as well. A thinking mind, an empowered society should be the purpose. That's why in the beginning I said that knowledge must serve the purpose of having a very very knowledgeable, empowered society. तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहालत और जज्बातियत में एक बड़ा close relation है. Ignorance and the emotionalism can be mediated through a very rationalistic educational mechanism and platform. Which you think this policy will? Yes, it does. It does that. It brings a holistic concept in you. You want to be an artist, you can do that. सर एक सवाल जहन में आता है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशंस और जो बोर्ड या एफिलिएशंस ऑफ यूनिवर्सिटी, ये किस तरह से चैनलाइज की जाएंगी इस पॉलिसी के थ्रू? आप देखिए 15 साल में तो एफिलिएशन ही खत्म हो जाएंगी. यू आर गोइंग टू मेक, अब देखिए क्योंकि ऑलरेडी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कार्डेड बिकॉज़ वी आर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब ये क्या हो रहा है कि वी आर गिविंग ऑटोनॉमी टू द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज़. जो अच्छी रहेंगी अच्छा करेंगी, जो नहीं होंगी तो दे गेट फेस्ड आउट. इट्स अ मार्केट, इट्स अ कम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट. आप हैरान हो जाए, पिछले साल 300 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए. देयर आर नो टेकर्स इनटू दैट. लाइकवाइज this will be demand driven. Okay. Demand driven on the basis of a student who has an informed choice. अब देखिए JNK में 11 यूनिवर्सिटीज़ है, तो एक बच्चे को चॉइस है ना. पहले तो 2 हुआ करती थी, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में और कोई 4. अब तो आपके पास 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं. यू कैन मेक योर चॉइस. You will be informed कि which university is doing better. You will be glad to know my university has students from 15 states. We have get about 39,000 applications this year. I mean, we are moving in that direction where an institution gets that kind of a recognition to be a good center of teaching, learning and research. That's required and that will prevail. अब जो monopoly का concept है, I think that is withering away. वो निकल रहा है. अब competition, capability of teachers, of the institutions will sustain any educational policy. ये रहेगा इसमें. ठीक है सर, एक लास्ट वर्ड आपसे चाहूँगी. इफ़ यू विल जस्ट सम इट अप द एंटायर पॉलिसी एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द यंगर जनरेशन, कमिंग यंगर जनरेशन. I think this is the first time after 34 years we are addressing to a holistic development of a child, right from the school to the universities. Holistic means that his understanding of his culture, his language, his communication, his capabilities, his power of innovation, his power of creativity must get a platform to flourish. Okay. Because you have an educated, empowered youth for the nation. That augurs well for any society to be prosperous, be peaceful, because you don't want an reserve army of educated unemployable youth in the country. Literally the more you are, the more social tensions you have, the more Exactly. conflicts there are. So I think this addresses to that, where you have the educated youth who are employable, who are entrepreneurial in their orientation, who have skills. It's not required that everybody becomes, you can cut out it at 10+2 level 1. आप खुद देखिए, अगर मुझे
एक रेफ्रिजरेटर ठीक कराना है तो जो आता है 300 रुपये लेता है 2 मिनट के लिए. एंड सी व्हाट इज द काइंड ऑफ एफ्लुएंस व्हिच हैज कम इन द मिडिल क्लास. There are about 25 products in a middle class family which need to be constantly catered to, which requires huge manpower. lot of skill power. Skill, and that manpower will come Skill to the people. skills. I think that is the focus, that you cut out the concept of a job to be a white collar job. It needs to be a remunerative job at different levels, so that you don't lose the chance of a job as per your capabilities, as per your aspirations, as per your desire. तो आपने अभी ये सुना कि किस तरह से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एक होलिस्टिक अप्रोच देगी यंगस्टर्स को और आगे बढ़ने में पूरे देश को सहायता करेगी, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी एमा साहब के हिसाब से केवल इकोनॉमिकली ही रिसोर्स नहीं बढ़ाएगी, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करेगी जो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बड़ा होगा और अपनी उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति में भागीदार रहेगा. एमा साहब, हमारे स्टूडियो में आकर हमारे लिए इतना समय निकालना और हमारे साथ इतनी सहजता से इतना एलैबोरेटिव डिस्कशन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. 1-to-1 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for inviting me. तो अगले शुमारे में आपके साथ फिर मुलाकात होगी ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इसी कार्यक्रम 1-to-1 में. तब तक के लिए दिस इज बिंदिया तिको साइनिंग ऑफ.